हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार फिर से तहे दिल से आप लोग का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल पर। आई होप दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को हर बला हर मुसीबत से बचाए रखें। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपके केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह है केमिस्ट्री शॉर्ट क्वेश्चंस क्लास 12। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन में मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न में मैं आपको टॉप 120 लघु उत्तरीय प्रश्न को बताऊंगा। टॉप 120 लघु उत्तरीय प्रश्न को बताऊंगा, जिसको मैंने कहा था कि 120 क्वेश्चन को 15 से लेकर 20 पार्ट में कवर कर लूंगा। दोस्तों ये केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 3 है। दोस्तों मैंने पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन थे हम उसको कवर कर चुका हूं। यदि दोस्तों आपने सारे क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम के लिए, मतलब दोस्तों आप किसी भी बोर्ड से हैं, ये सारे क्वेश्चन को लिख कर उसे याद कर सकते हैं। एज लाइक आप बिहार बोर्ड से हो या आप यूपी बोर्ड से हो या आप एमपी बोर्ड से हो, आप किसी भी बोर्ड से हो दोस्तों, आप ये सारे क्वेश्चंस को लिख कर याद कर सकते हैं। दोस्तों मैंने 15 क्वेश्चन कवर कर चुका हूं, तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लाए हैं। दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना बनी है, 100% संभावना बनी है। तो ये दोस्तों ये सारे क्वेश्चन को आप एक नोटबुक में लिख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को। ये क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 3 बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। 2011, 2014 और 2016 के बोर्ड एग्जाम में 3 बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। और दोस्तों यह क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फैराडे के विद्युत अपघटय के प्रथम नियम को लिखे। फैराडे के विद्युत अपघटय के प्रथम नियम को लिखे। या दोस्तों इसी क्वेश्चन को आपसे इस तरह पूछ सकता है कि फैराडे के प्रथम नियम को लिखे। मतलब आपको विद्युत अपघटय नहीं लिखा रहेगा, आपको लिखा भी रहेगा तब भी बड़े एक ही बात हुआ, अगर नहीं लिखा रहेगा तब पर भी एक ही बात हुआ। मतलब दोस्तों आपको एक ही क्वेश्चन समझना है, फैराडे के विद्युत अपघटय के प्रथम नियम या फैराडे के प्रथम नियम, क्योंकि दोस्तों फैराडे ने विद्युत अपघटय का ही नियम दिया था। तो देखते हैं कि फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है। तो देखिए फैराडे साहब ने कहा था कि प्रथम नियम में विद्युत अपघटय के सेल में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के समानुपाती होता है। फैराडे साहब ने कहा था कि विद्युत अपघटय के सेल में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा जो होती है वह विद्युत धारा के समानुपाती होती है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि माना कि एम्पियर की धारा C t समय तक प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा W एकत्रित होता है। तो देखिए W समानुपाती क्या होगा, CT। तो देखिए समानुपातिक हटाएंगे तो एक अचर पद और बराबर का चिन्ह लिखेंगे। तो देखिए W = ZCT, जहाँ Z जो होगा वो फैराडे कांस्टेंट होगा, मतलब फैराडे नियतांक होगा। तो दोस्तों ये है फैराडे के प्रथम नियम, मतलब W = ZCT। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि फैराडे के प्रथम नियम का सूत्र क्या होता है। तो W = ZCT, इसको आप नोट कर लीजिए। W = ZCT ये फैराडे के प्रथम नियम है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिए 2 बार पूछा भी गया। आपके पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक से आप क्या समझते हैं। मतलब दोस्तों आपसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक का परिभाषा पूछ रहा है। तो देखते हैं हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक का क्या परिभाषा होता है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक, तो इसमें लिख सकते हैं कि जब 1 एम्पीयर की धारा C 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा मतलब W को हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसको दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। माना कि 1 एम्पीयर की धारा C 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा मतलब W को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, दिया है 1 एम्पीयर मतलब C = 1 और समय 1 सेकंड तक कह रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, मतलब T = 1 सेकंड। तो देखिए फैराडे के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि W = क्या होता है, ZCT। तो देखिए W Z और C दिया हमको कितना 1 और T दिया है 1। तो देखिए W = क्या होगा, Z × 1 × 1, क्योंकि देखिए T और C दिया है 1, तो W = Z × 1 1, तो इस तरह होगा W = Z। ये हुआ विद्युत रासायनिक तुल्यांक। W = Z, ये हुआ विद्युत रासायनिक तुल्यांक।
देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर से भी ऑब्जेक्टिव देखिए दोस्तों, यहाँ पर से भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि आपसे पूछेगा कि फैराडे का जो प्रथम नियम होता है वह किसके बराबर होता है, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए केमिस्ट्री शॉर्ट क्वेश्चन और क्लास 12। देखिए क्वेश्चन 18 है, मोलर चालकता को परिभाषित करें। मोलर चालकता को परिभाषित करें। तो देखते हैं हम लोग मोलर चालकता का क्या परिभाषा होता है। तो लिखेंगे मोलर चालकता। तो इसका परिभाषा हम लोग इस तरह देना चाहेंगे कि एक मोलर सांद्रता वाले विद्युत अपघट्य विलयन में यदि दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 मीटर हो। एक मोलर सांद्रता वाले किसी विद्युत अपघट्य विलयन में यदि दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 मीटर हो तो उत्पन्न चालकता जो होगी वही मोलर चालकता कहलाएगी। मान लीजिए कि ये कोई दो इलेक्ट्रोड है, इसकी बीच की दूरी 1 मीटर है और इसमें एक मोलर सांद्रता वाले विद्युत अपघट्य विलयन मिला हुआ है। इसके जो बीच की दूरी होगी वही क्या कहलाएगी, मोलर चालकता, जिसे हम लोग डेल एम द्वारा सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग लिखे हैं कि मोलर चालकता को हम लोग डेल एम द्वारा सूचित करते हैं, तो इस तरह हुआ मोलर चालकता का परिभाषा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 19 को। देखिए क्वेश्चन 90 आपसे कह रहा है कि बैटरी क्या होता है। बैटरी क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। मतलब दोस्तों आपको बैटरी क्या होता है उसका परिभाषा देना है और बैटरी कितने प्रकार के होते हैं उसके नाम को भी लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पहला कह रहा है कि बैटरी क्या होता है, मतलब बैटरी का परिभाषा। तो हम लिखते हैं बैटरी। तो देखिए बैटरी की परिभाषा हम लोग इस तरह देना चाहेंगे, सेलों के श्रेणी क्रम सम्मोहन की व्यवस्था को, या देखिए सेलों के श्रेणी क्रम सम्मोहन की व्यवस्था को हम लोग मतलब बैटरी कहते हैं। सेलों के श्रेणी क्रम सम्मोहन की व्यवस्था को हम लोग बैटरी कहते हैं। देखिए बैटरी का जो होता है प्रकार वह 2 प्रकार होता है, मतलब बैटरी के 2 प्रकार होते हैं। देखिए पहला जो बैटरी होता है वह होता है प्राथमिक बैटरी। देखिए प्राथमिक बैटरी, दूसरा होता है द्वितीयक बैटरी। देखिए प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी हो गया और यह सेकेंडरी बैटरी। तो देखते हैं क्वेश्चन 20 को। क्वेश्चन 20 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक यह क्वेश्चन देखिए नहीं पूछा गया है। हाँ मतलब देखिए फैराडे के प्रथम नियम तो बहुत बार पूछा गया, लेकिन फैराडे के द्वितीय नियम अभी तक नहीं पूछा गया। आई होप दोस्तों इस बार आपके एग्जाम में फैराडे के द्वितीय नियम ही पूछ दें। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फैराडे के द्वितीय नियम को लिखिए, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फैराडे के विद्युत अपघट्य के द्वितीय नियम को लिखिए। दोनों एक ही होता है। तो लिखते हैं तो जानते हैं कि फैराडे के द्वितीय नियम क्या होता है। तो लिखते हैं फैराडे के द्वितीय नियम। तो इसका परिभाषा हम लोग इस तरह देंगे कि विद्युत अपघट्य के सेल में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, देखिए ये हुआ पहला इलेक्ट्रोड और ये हुआ द्वितीय इलेक्ट्रोड, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रोड पर, प्रत्येक कहने का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, मतलब W को, ये जो W है ये हुआ एकत्रित पदार्थ की मात्रा, उसके रासायनिक तुल्यांक, मतलब जो E होता है, जो है E, उसके जो रासायनिक तुल्यांक है इसके क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। दोबारा पढ़ते हैं इसको। देखिए देखिए क्वेश्चन मतलब कह रहा है कि फैराडे का द्वितीय नियम कह रहा है किसी विद्युत अपघट्य सेल में, मान लीजिए कोई विद्युत अपघट्य सेल है, इसके प्रत्येक इलेक्ट्रोड, ये हुआ पहला इलेक्ट्रोड और ये हुआ दूसरा इलेक्ट्रोड, इस पे जो एकत्रित पदार्थ की मात्रा होती है, मतलब W1 और W2, ये जो होती है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, मतलब E1 और E2 के समानुपाती होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे होगा E1, इसके समानुपाती होता है। तो देखिए पहली स्थिति से हम लिख सकते हैं कि देखिए पहली स्थिति कह रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा जो होती है, मतलब W1 जो होती है वह E1 मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होते हैं। तो देखिए तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि W1 समानुपाती E1। तो देखिए समानुपाती को जब हम हटाते हैं तो कोई अचर पद लिखते हैं। तो देखिए W1 इक्वल टू ZE1, जहाँ Z जो है वह फैराडे कांस्टेंट है, मतलब फैराडे नियतांक है। तो देखिए इस तरह है Z क्या है गुणांक, तो उस तरह रह जाएंगे भाग। तो देखिए तो इस तरह हो जाएगा Z इक्वल टू W1/E1। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद दूसरी स्थिति से देखिए दोस्तों ये हुआ प्रथम इलेक्ट्रोड के लिए, और देखते हैं द्वितीय इलेक्ट्रोड के लिए, मतलब दूसरी स्थिति से। देखिए दूसरी स्थिति से क्या होगा, ये जो W2 है वह समानुपाती किसका होगा, E2 के। तो लिखते हैं हम लोग W2 समानुपाती E2। तो देखिए इस तरह हो जाएगा W2 समानुपाती हटाएंगे तो अचर पद लिखिए Z, जहाँ Z क्या है फैराडे कांस्टेंट। तो देखिए इस तरह होता है Z इक्वल टू क्या, W2/E2। इसको हम समीकरण सेकंड मानते हैं। अब जब हम समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से चलते हैं तो देखिए फर्स्ट और सेकंड में क्या देखते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट में भी देखिए LHS, मतलब Z इधर भी है और Z इधर भी है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों जब बराबर है तो ये भी बराबर होगा। तो देखिए LHS बराबर होता है RHS। तो देखिए LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो देखिए तो RHS हम बराबर करते हैं। तो देखिए RHS में पहले इधर क्या है, देखिए यहाँ पर है W1/E1 और यहाँ पर है W2/E2। तो देखिए इस तरह लिखते हैं W1/E1 और
W2/E2, W1/E1 बराबर W2/E2, क्योंकि LHS बराबर तो RHS भी बराबर। जब हम इसको मतलब कहते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लोग को प्राप्त होता क्या, W1 इंटू E2 और W2 इंटू E1। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दोस्तों ये जो इसको मानते हैं समीकरण 3, और अंत में हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 जो है वह फैराडे के द्वितीय नियम है। दोस्तों यह क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, आई होप यह क्वेश्चन इस बार पूछ दे। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन 21 को। तो देखिए क्वेश्चन 21 कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल मतलब विवा बल मतलब EMF, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं EMF, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल कर ले या विवा बल कर ले या EMF, तीनों एक ही होता है। मतलब आपके एग्जाम में तीनों ही बात को मतलब तीनों बात में से आपसे आपके एग्जाम इससे पूछ सकता है कि सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। मतलब आपको बी नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पर वा नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पर बल तो लिखा रहेगा। मतलब सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, या सेल का EMF क्या होता है, या सेल का विवा बल किसे कहते हैं। तीनों क्वेश्चन एक ही होता है। तो मतलब उसका परिभाषा आपसे पूछ रहा है, तो देखते हैं उसका परिभाषा हम लोग। मतलब सेल का विद्युत वाहक बल को देखिए आपसे इस तरह रह सकता है विद्युत मतलब सेल का विद्युत वाहक बल। तो देखिए इसका परिभाषा हम लोग इस तरह देना चाहेंगे। पूर्ण सेल में मतलब संपूर्ण सेल में 2 इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव के अंतर को हम लोग सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जो देखिए सेल का विद्युत वाहक जो होता है उसे हम ई सेल द्वारा दर्शाते या सूचित करते हैं। जैसा आप देख इसे हम ई सेल द्वारा सूचित करते हैं। ये कह रहा है कि पूर्ण सेल, मान लीजिए कि मान लीजिए कोई सेल है, इसकी जो मतलब संपूर्ण सेल है, इसके मतलब 2 इलेक्ट्रोड मान लेते हैं। यहाँ पर ये होगा ई मतलब ये मान लेते हैं, इसको हम ई सी या बी मान कुछ भी मान लग सकते हैं। इसको हम ई मतलब ई बी मान लेते हैं। तो इसके जो बी सॉरी इसको हम सी मान लेते हैं या बी भी मान सकते हैं। मतलब इसके जो बीच के अंतर जो होंगे, मतलब इसके जो अंतर मतलब इसके 2 इलेक्ट्रोड के बीच जो उत्पन्न विभवांतर के अंतर जो होगा उसे मतलब कि ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो उत्पन्न विभव होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल। मतलब ई सेल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, ई सी माइनस ई ए। तो इस तरह होगा सेल का विद्युत वाहक बल। तो देखते हैं इस मतलब वीडियो का अंतिम क्वेश्चन नंबर 22 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है वह 2009 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ब्राउनी गति से आप क्या समझते हैं, ब्राउनी गति से आप क्या समझते हैं। तो लिखते हैं हम लोग ब्राउनी गति मतलब इसका परिभाषा का हम लोग देखते हैं अब। तो देखिए लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने पोलाइट के कणों पर अध्ययन किया तो पोलाइट के कणों पर अध्ययन किया तो पाया कि पोलाइट के कण सीधी रेखा में नहीं बल्कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करती है। कोलाइट का मतलब कोलाइट कण की यह गति को हम लोग क्या कहेंगे, ब्राउनी गति कहेंगे। चलिए इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। देखिए सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने पोलाइट कण पर अध्ययन किया तो पाया कि पोलाइट के जो कण होता है वह सीधी रेखा में नहीं बल्कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करती है। पोलाइट कण की यह गति मतलब पोलाइट कण की यह गति को यहाँ पोला हो पो होगा, यहाँ होगा पोलाइट, यहाँ पो लिख लीजिएगा। पोलाइट कण की यह गति को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब ब्राउनी गति। तो दोस्तों इस होता क्वेश्चन नंबर 22 कवर, मतलब टॉप 120 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन कवर हो चुका है। दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आपकी हेल्प की आपकी मदद की हमें बहुत नीड है, बहुत ज़रूरत है। और साथ साथ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।